हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हमारा टारगेट है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय। तो आज हम समझेंगे बेहतर ढंग से थेल्स प्रमेय के बारे में। क्लास 10th के लिए बच्चों ने कहा कि एक बार हमें थेल्स प्रमेय समझा दीजिए। तो आज की क्लास में हम थेल्स प्रमेय को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और इसको सिद्ध भी करेंगे। थेल्स प्रमेय, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं आधारभूत समानुपातिकता। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको एकदम ध्यान से समझेंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय है क्या, समझो। तो पहले लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर या समानांतर भी कह सकते हो, समांतर कह दो या समानांतर कह दो। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समानुपाती भागों में बांटती है। समानुपाती भागों में बांटती है। किसी त्रिभुज में वह रेखा जो अन दो भुजाओं को समानुपाती भागों में, अन दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समानुपाती भागों में बांटती है। थेल्स प्रमेय, परीक्षा में आपसे पूछा कि थेल्स प्रमेय क्या है, इन्हें सत्यापित करें। तब सबसे पहले तो थेल्स प्रमेय आपको लिखना होगा। और किसी भी प्रमेय को सत्यापित करने की 6 चरण होती है, जो कि आपको 9th क्लास में बताया गया कि प्रमेय को सत्यापित करने के लिए 6 चरण होती है। सबसे पहला चरण को कहते हैं, चलो अब ध्यान से समझना, बिल्कुल इधर ध्यान से हम समझेंगे। ये तो आपको थेल्स प्रमेय हो गया। अब थेल्स प्रमेय कहेगा लिखें, तो बस इतना लिख देना कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समानुपाती भागों में बांटती है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसे सत्यापित करने के लिए अगर परीक्षा में पूछ दे तो प्रमेय के 6 चरण से चलना है। 6 चरण बाय चरण अगर सिद्ध करोगे तब जाकर के आपको समझ में आएंगे। तो ध्यान से समझना, प्रमेय का सबसे पहला चरण अगर सिद्ध करना शुरू करोगे तो प्रमेय का सबसे पहला चरण होता है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा। और ये जो साधारण प्रतिज्ञा है, इस साधारण प्रतिज्ञा
में हम उस प्रमेय को लिखते हैं जिस प्रमेय के बारे में बतलाया गया है। तो साधारण प्रतिज्ञा में हम इस थेल्स प्रमेय को ही लिखा जाता है, तो इसको लिख लोगे। दूसरा होता है विशेष प्रतिज्ञा, या इसको हम कहते हैं दिया गया है कि, दिया गया है कि, दिया गया है कि, दिया गया है कि। विशेष प्रतिज्ञा में हम देखेंगे दिया गया है कि जो प्रमेय का पहला पैराग्राफ होता है वह दिया गया होता है, और लास्ट पैराग्राफ जो होता है वह सिद्ध करना होता है। क्या कर रहा है? दिया गया में हम जिस तरह से प्रमेय कहेगा उस हिसाब से हम एक एक करके मानते चलेंगे। कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, देखो कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो यहां लिख लेना कि माना कि, ध्यान से एकदम समझना, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, कह रहा है कि किसी त्रिभुज में, तो मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, तो लिख दिए कि बीसी के समानांतर, बीसी के समांतर एबीसी त्रिभुज में, तो लिख दिए एबीसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, तो हम लिख दिए बीसी के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा। तो बीसी के समानांतर हम चलो डीई रेखा मान लेते हैं। कह रहा है कि खींची गई रेखा, तो लिख दिए डीई रेखा, बीसी के समानांतर डी रेखा खींचा गया है, खींचा गया है या खींची गई है। दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, अब कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, तो ध्यान से समझना, हम यहां फिगर भी बना लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। एकदम ध्यान से, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना है, आराम आराम से बताएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज क्या है? एबीसी, ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी है। कह रहे हैं कि बीसी के समानांतर एगो रेखा खींचे, तो चलिए हम बीसी के समानांतर एक रेखा खींच दिया। इस रेखा का नाम चलो रख देते हैं डीई, जो बीसी के समानांतर है, यानी कि डीई जो है ये किसके समानांतर है? बीसी के समानांतर है। कह रहा है कि अन दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, अन दो भुजा मतलब ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर काटती है, मतलब कि ए बी को डी तथा ए सी को, बताओ कौन बिंदु पर काट रहा है? ई बिंदु पर, ई बिंदु पर काटती है, यही तो काट रहा है, ई बिंदु पर काटती है। तो कह रहा है कि ओवे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समानुपाती भागों में बांटती है। ये लास्ट पैराग्राफ जो है कह रहा है कि ओवे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समानुपाती भागों में बांटती है। हम तो लिख दिए कि ए बी को डी तथा ए सी को ई बिंदु पर काटती है। लास्ट पैराग्राफ वाला को सिद्ध किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? वे बिंदु उन दोनों भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है। ये जो बिंदु है ना, इन दोनों भुजाओं को समानुपाती भाग में बांटती है, मतलब एक ही अनुपात में बांटती है। एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती भाग, समान अनुपात में, समान अनुपात में भागों में बांटती है। माने जिस तरह से अगर मान लिया कि इधर हम लिखें ए डी बटे डी बी, तो उस साइड भी लिखना है ए ई बटे ई सी। अच्छा, एक मिनट समझाते हैं। समान अनुपात के मतलब हुआ कि जिस अनुपात में इस भुजा को बांटेगा ए डी बटे डी बी, वही अनुपात में इस भुजा को बांटेगा ए ई बटे ई सी। अगर इधर अनुपात लिया ए बी बटे ए डी, तो इधर भी लेगा ए सी बटे ए ई। अगर इधर अनुपात लिया
AD बटे AB, तो इधर भी लेगा AE बटे EC। मैंने कहने का मतलब हुआ कि जिस अनुपात में ई साइड लेगा वही अनुपात में इस भुजा को ही बांटेगा, समान अनुपाती भागों में बांटती है। तो चलो हमने ले लिया AD बटे DB बराबर AE बटे EC, जिस अनुपात में इधर लिए वही अनुपात में इधर लिए। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? अब समझेंगे प्रमेय का पहला चरण, दूसरा चरण और एक तीसरा चरण। प्रमेय का चौथा चरण होता है रचना। रचना कह दो या बनावट कह दो, मेन चरण यही है। इसके सहायता से ही हम लोग प्रमाण की प्रक्रिया को करते हैं। तो रचना में इसमें याद रखना क्या करना है। रचना में करना कि डी से डीई लंब चाहे डीएम लंब एसी पर डालना, और उसी प्रकार से ई से ईएन लंब एबी पर डालना। मतलब रचना में लिख देना कि डीएम लंब एसी पर तथा ईएन लंब एबी पर डाला। यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दें अपनी प्रतिक्रिया। तो ये काम कर लेना। उसके बाद डी को सी से मिला देना और बी को ई से मिला देना। रचना में जो काम किया उसको लिखना होगा, तो लिख देना कि डी सी तथा बीई को मिलाया। डीसी तथा बीई को मिलाया। डीसी और बीई को हमने मिला दिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में ध्यान से समझेगा। डीसी और बीई को हमने तो मिला दिया। मिलाने के बाद पांचवा चरण इसका होता है प्रमाण, यानी प्रूफ, प्रमाण। अब यहां से प्रमाणित करना है। प्रमाण ध्यान से समझना। प्रमाण में सबसे पहले जो रचना में किए थे कि डीएम लंब दिख रहा है ना, डीएम, जब इस त्रिभुज ए डी ई में हम डी से डीएम लंब डाले हैं तो इधर से हम ई लंब डाले हैं, और इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हम पूछें तो तुम यही ने कहा कि आधार ए ही हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा डीएम। इधर से आधार ए वाला ऊंचाई हो जाएगा। इसको सीधा करके तुम लिख करके देखना। तो ई लंब डाले हैं तो ई वाला हो जाएगा आधार, ई वाला हो जाएगा ऊंचाई। अगर ई वाला लंब लेंगे ईएन अगर लंब लिया तो बताओ आधार हो जाएगा एडी और ऊंचाई हो जाएगा ईएन। दोनों लंब की जरूरत हम लोग को पड़ेगा। तो क्या करना, सबसे पहले कहना कि चूंकि डीएम लंब एसी है, एसी पर है, ये कहां से किए हैं? रचना से। तो लिख देना रचना से, ठीक है। और उसके बाद हम ई साइड वाला लंब ले रहे हैं तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालना। एरिया त्रिभुज एडीई बराबर, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो हमने बोला कि लंब ई वाला लिया है तो डीएम लंब लेने के कारण बताओ आधार किसको हम ले लेंगे? एई को, और ऊंचाई किसको लेंगे? डीएम को। आधार हमने एई को लिया और ऊंचाई किसको लिया? डीएम को। यहां तक किसी को दिक्कत? इसको बोलेंगे हम समीकरण 1। इसको क्या कहेंगे? समीकरण 1। उसी प्रकार से ई साइड वाला जब लंब लेंगे ना तो त्रिभुजवा ई साइड वाला लेना। ई वाला दिख रहा है, ई वाला ना, ई वाला त्रिभुज लेना, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ए वाला त्रिभुज लेना, ई साइड वाला त्रिभुज। लंब अगर ई साइड वाला ले रहा है तो त्रिभुज भी ई वाला लेना। और बताए थे 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मान लिया जाए कि इस प्रकार से, देखो ध्यान से, चलो इस त्रिभुज को हम ई साइड बना दे रहे हैं, इस त्रिभुज को हम बाहर निकाल करके बना रहे हैं ऐसे करके, यहां से ऐसे ई वाला भाग को बना दिया ऐसे, और इस भाग को बना दिया हमने ऐसे और ऐसे। और हम बोलें कि बताओ इस त्रिभुज में लंब कौन होगा?
इस भाग को हमने यहाँ रख दिया, इस भाग को हमने ऐसे बना दिया, ये वाला भाग को ऐसे बना दिया, और हम बोलें कि त्रिभुज का लंब कहाँ होगा, तो तुम कहेगा सर इसका लंब तो अंदर त्रिभुज के अंदर तो होगा नहीं, इसका लंब त्रिभुज के बाहर डालना पड़ेगा, लंब ही होगा। तो उसी प्रकार से बताओ, देखो तो इस त्रिभुज DEC का लंब कौन होगा, DM, बाहर से लंब होगा, होगा। तो चलना त्रिभुज कहेंगे उसी प्रकार या अब लिख दो बेहतर होगा, अब ही लिख देना। अब एरिया त्रिभुज DEC में या एरिया त्रिभुज DEC की लिखा दो, एरिया मतलब क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देते हैं। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कहेंगे 1/2 आधार गुण ऊंचाई। तो बताओ इस त्रिभुज के लिए आधार कौन हो जाएगा, EC, और ऊंचाई बाहर से लंब डाला गया है तो ऊंचाई हो जाएगा DM, इसको कहेंगे समीकरण 2। यहां तक किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2, ये दोनों समीकरण को हम भागा मार देंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, भाग देंगे। ध्यान से समझना। तो लिखेंगे समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1 क्या है, एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AE गुने DM, अब बटे समीकरण 2 क्या है, एरिया त्रिभुज DEC बराबर 1/2 बताओ EC गुने DM। अब हमने भागा तो मार दिया, अब इसको काट दो, कटता है जहां जहां काट देना। बताओ 1/2 से तो 1/2 क्या हो जाएगा, कट गया, DM से DM भी कट गया, तो बचा कौची, बच गया एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC बराबर बोलो AE बटे EC, इसको मान लेना समीकरण 3। बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें, ताकि आपको प्रॉब्लम इसके अगला वीडियो में हम समझा सकें। चलिए अब ध्यान से समझेंगे, हम ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। अब यहां पर देखिएगा थोड़ा, समीकरण तो इसको हमने 3 मान लिया। अब देखो ध्यान से, अब लंब लेंगे, कहेंगे चूंकि EN लंब AB पर, ये भी रचना से था, क्योंकि DM लंब AC पर लिए, तो बताओ इस छोटका त्रिभुज आई वाला त्रिभुज में चलें तो हमें एक तीसरा समीकरण मिला। तो हम इधर से भी जो तो लंब डाले हैं AB पर, तो हम एक ई वाला त्रिभुज व त्रिभुज ADE में का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ई वाला लंब है, तो बताओ आधार ई वाला होगा। और जिस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, उसी प्रकार से लंब इधर का लिए हैं, तो हमको इधर का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कहेंगे एरिया त्रिभुज बताओ ADE बराबर 1/2, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो बताओ लंब इधर से लिए हैं, लिख दिए हैं साफ साफ, तो बताओ आधार कौन हो जाएगा AD और गुने ऊंचाई EN। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अब बताओ इसको समीकरण मान लेंगे 4। उसी प्रकार से एरिया त्रिभुज लिख देंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार इसको किए उसी प्रकार एरिया त्रिभुज बताओ इस साइड वाले लंब लिए हैं, तो बताओ ई वाला त्रिभुज लेंगे DEB बराबर, तो कहेंगे 1/2 आधार हो जाएगा BD और गुने ऊंचाई। ऊंचाई तो बताओ इस त्रिभुज के बाहर से लंब डाला गया है, जिस प्रकार से इसको बाहर से लंब डाला गया था, तो
तो EN समीकरण इसको क्या करेंगे 5 है। जिस प्रकार से इसको 4, 3 और 1 और 2 को भागा मारा था उसी प्रकार से इसको भी भागा मार दो। समीकरण बताओ, लिखना समीकरण 4 भागा 5 करने पर इसको भी भागा मार दो। एरिया त्रिभुज ADE बराबर है 1/2 AD गुने EN बटे एरिया त्रिभुज DEB बराबर 1/2 BD गुने EN। बोलो भागा मार दी। अब बोलो 1/2 से 1/2 क्या हो गया खत्म, EN से EN खत्म, तो क्या बचा एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEB बराबर बोलो AD बटे BD। AD बटे BD इसको समीकरण क्या मान लिए 6। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। चलिए ध्यान से समझना। अब हम एक बात करते हैं, एक छोटा सा बात है, देखो ध्यान से, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये दोनों रेखा तो समानांतर है, DE और BC एक समानांतर है। तो इस त्रिभुज की बात करते हैं, DEB की बात करते हैं और DEC की बात करते हैं। देखो तो दोनों समानांतर रेखा के बीच में स्थित है त्रिभुज। देखो DEB और DEC दोनों समानांतर रेखा के बीच में है और दोनों में देखो तो D भुजा शामिल है। तो 9th क्लास में एक प्रमेय था जिसको आपको सिद्ध भी करवाए थे कि एक ही आधार और समानांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो देखो तो ये दोनों त्रिभुजवा और ये दो त्रिभुजवा, ये दोनों त्रिभुजवा बताओ समानांतर रेखा के बीच है और दोनों में D भुजवा शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझना, यहां पर लिख दे रहे हैं कि चूंकि एरिया त्रिभुज DEB बराबर एरिया त्रिभुज DEC। क्यों? तो लिख देना कारण, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार, दोनों त्रिभुज एक ही आधार और समानांतर या समांतर रेखा के बीच स्थित है, समांतर रेखा के बीच स्थित है। इसीलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब देखो समीकरण 3 में DEC और DEB आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो बताओ ADE DEC DEB ऊपर ऊपर बराबर है। समीकरण 3 और 6 को तुलना करो तो ऊपर ऊपर बराबर है और देखो हमने नीचे नीचे भी बराबर लिया। तो इसका मतलब बताओ दोनों समीकरण में LHS का मान बराबर है तो इसका मतलब RHS का मान भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए समीकरण 3 का मान समीकरण 6 में देने पर, बोलो समीकरण 6 में क्या देना है? एरिया त्रिभुज AD बटे DEB, एरिया त्रिभुज ADB बटे DEB। बताओ DEB है जो DEC के बराबर है, तो DEC के बराबर है तो DEB लिख दो चाहे DEC लिख दो। बताओ इसका मान कितना है? तो कहेंगे AE बटे EC, तो लिख दें AE बटे EC। और इसका मान कितना है? AD बटे BD। कोई दिक्कत? ऐसे एक लाइन तुम और लिख सकता है कि समीकरण 6 में एरिया त्रिभुज ADE बटे DE बराबर AD बटे BC और लिख देना कि ADE बटे DEB का मान ADE बटे DEB का मान AE बटे EC है, क्योंकि DEC
डी वी के बराबर है तो ए बटे ई सी है, तो ए बटे ई सी एक लाइन और तुम चल सकता है। चलिए, तो आज हमने थेल्स पर में आपको कर दिया, और लास्ट में आपको प्रूफ नहीं लिखना है, लास्ट में लिख देना है यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये प्रमेय का छठा चरण होता है। तो प्रमेय के कितने चरण? 6 चरण। तो अगर थेल्स प्रमेय समझ में आए तो कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या इसका विलोम का भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और बनाओ। तब तक के लिए थैंक यू।